हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रेस पर। दोस्तों, यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट के ईवीएस के प्रैक्टिस सेट का ये चौथा सेशन है। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में तो कुल 30 प्रश्न होंगे और सभी प्रश्नों को हम फिगर के माध्यम से देखते हुए चलेंगे। अगर को इसका पीडीएफ चाहिए तो ज्वाइन करिए हमारे टेलीग्राम चैनल परीक्षा रेस को। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का हमारा पहला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय वनों में नहीं पाया जाता है। इसमें से वो कौन सा वृक्ष है, पेड़ है जो उष्णकटिबंधीय वनों में नहीं पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वन पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा क्षेत्र में फैले हुए वन होते हैं। इसमें सागौन, साल, चीड़ ये सभी होते हैं। लेकिन आयरन वुड नहीं होता है। आयरन वुड एक मरुस्थलीय पौधा होता है। आप इसे देख सकते हैं। मरुस्थलीय पौधों की विशेषता होती है कि उनकी जड़ें जो है गहराई तक जाती हैं, पत्तियाँ छोटी छोटी होती है ताकि इवेपोरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन कम से कम हो सके। तो इसका उत्तर होगा आयरन वुड। अगला प्रश्न, शंकुधारी वनों का वृक्ष कौन सा है। इसमें से कौन सा वृक्ष है जो शंकुधारी वनों का है। शंकुधारी वनों की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि उसके जो वृक्ष होते हैं वो लंबे होते हैं, काफ़ी ऊंचाई तक जाते हैं और मोटे होते हैं, किंतु इसमें टहनियाँ जो हैं यानी जो डालियाँ होती हैं वो बहुत कम होती हैं या फिर बहुत छोटी छोटी होती हैं। इन वृक्षों की मोटाई होती है, लंबाई होती है, लेकिन डालियाँ नहीं होती है। तो उसमें साल है, सप्रू है, महोगनी है, ये तीनों जो है शंकुधारी नहीं है। लेकिन ये देवदार जो है ये शंकुधारी वन है। ये देवदार का वृक्ष है, आप इसे देख सकते हैं। ये काफ़ी देखिए, ये काफ़ी मोटे होते हैं, लंबे होते हैं, लेकिन डालियाँ इसमें नहीं होती हैं या फिर ना के मात्र होती हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है सेड्रस देओडारा। अगला प्रश्न, अलमाटी बांध जल विवाद संबंधित राज्य है। अलमाटी बांध है उसके विवाद से संबंधित इनमें से कौन कौन से राज्य हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। इसका यही सही उत्तर होगा। आइए जानते हैं अलमाटी बांध के बारे में। अलमाटी बांध परियोजना जो है 2005 की परियोजना थी। इसमें जो है कृष्णा नदी पर उत्तरी कर्नाटक में एक बांध बनाया गया, जिसका विवाद का प्रमुख कारण है कि इस बांध की अधिक ऊंचाई के कारण महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश को जल की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाती है। इसलिए ये जल विवाद जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में है। अगला प्रश्न, सर्वाधिक प्रचलित जैव कीटनाशक है। इसमें से कौन सा है जो सबसे प्रचलित जैव कीटनाशक है। आदिकाल से ही अपने यहाँ पे नीम का जो पेड़ होता है, इसकी पत्तियाँ, इसकी जो नीमकौड़ी होती है जिसे निम्बोली कहते हैं, इसकी जो फली होती है, इसका उपयोग जो है कीटनाशक के रूप में किया रहा है। इसकी पत्तियों को सुखाकर पानी में मिलाकर पेस्ट बना लेते हैं, उसका कई तरीके से उपयोग करते हैं। लेकिन जो उसके निम्बोली होती है, उस तेल निकाला जाता है, उसके तेल का जो है कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो कीटनाशक कवकनाशी के रूप में कार्य करता है। जैसे चींटी हुआ, बेड बग हुआ, तिलचट्टे हुए, घर की मक्खी हुई, जो हाउस फ्लाई होती है, सैंड फ्लाई, घोंघा, दीमक और मच्छर, इसके छिड़काव से ये सभी जो है ये छोटे मोटे जो कीड़े होते हैं ये नष्ट हो जाते हैं या फिर यहाँ से चले जाते हैं। अगला प्रश्न, पर्यावरण के किस वैचारिक क्षेत्र में पदार्थ के लिए न्यूनतम भंडारण क्षमता होती है। यानी इसमें से कौन सा मंडल है जिसमें पदार्थ की मात्रा न्यूनतम होती है, यानी जो पदार्थ जो ठोस होता है उसकी मात्रा सबसे कम होगी। तो इसका उत्तर होगा वायुमंडल, क्योंकि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैसें पाई जाती हैं और इसके साथ साथ इसमें धूल के कण होते हैं। मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं वो वायुमंडल के होने का एहसास कराती रहती हैं। स्थलमंडल जो होता है ये ठोस होता है, जैसे हमारे पृथ्वी पर जितने भी ठोस चीज़ होती हैं वो स्थलमंडल का हिस्सा होती हैं। जलमंडल जल से बना होता है और जीवमंडल में ये सभी मंडल आ जाते हैं। अगला प्रश्न, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें ऊर्जा का प्रवाह किस तरीके से होता है। जैसे सबसे पहले होता है उत्पादक, उसके बाद होता है प्राथमिक उपभोक्ता यानी जो शाकाहारी होता है, उसके बाद होता है द्वितीयक उपभोक्ता यानी जो सर्वाहारी होता है, फिर होता है कि तृतीयक उपभोक्ता यानी जो मांसाहारी होता है। फिर इन सब के मरने के बाद होता है डिकम्पोजर, जो जीवाणु होते हैं इन सबको खाकर फिर मिट्टी में मिला देते हैं। यानी कि जो ऊर्जा का क्रम है वो एक चक्र के रूप में चलता रहता है, इसलिए इसे कहते हैं चक्रीय। जो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है वो चक्रीय होता है। आइए देखते हैं ऊर्जा के चक्र को। लिंडमान नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया था 10% ऊर्जा का नियम, यानी ऊर्जा का 10% रूल। 10% रूल में इन्होंने बताया था कि एक उत्पादक हो या फिर उपभोक्ता हो, एक चरण से दूसरे चरण जाने में केवल 10% ऊर्जा ही ट्रांसफ़र होती है। जैसे उत्पादक के पास अगर 100% ऊर्जा है तो इसका केवल 10% ऊर्जा प्राथमिक उपभोक्ता को
और इसका केवल 10% ऊर्जा द्वितीयक उपभोक्ता को ट्रांसफ़र होती है। जैसे अगर उत्पादक के पास 100 ऊर्जा है तो इसका 10% यानी केवल 10 ऊर्जा जो है प्राथमिक उपभोक्ता को, इसका 10% द्वितीयक को, ऐसे ऐसे ऊर्जा की मात्रा केवल 10% ही आगे ट्रांसफ़र होती है। इसमें लिंडमान ने बताया था कि जो एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाने में जो ऊर्जा का लॉस होता है, 90% जो ऊर्जा लॉस होता है वो ऊष्मा के रूप में ह्रास होता है। ऊर्जा जो है ऊष्मा के रूप में नष्ट होती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें से कौन सा कथन है जो असत्य है? अकार्बनिक पोषक तत्वों को पारिस्थितिकी तंत्र में पुनर्चक्रण होता है, ये सही बात है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कार्बन कार्बन बंध के रूप में होता है, नहीं, ये गलत बात है। कार्बन कार्बन के बंध के रूप में नहीं होता है। कार्बन कार्बन बंध के रूप में जो सोलर एनर्जी होती है, सोलर पैनल हमारा होता है, वहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड के रूप में एनर्जी का संरक्षण होता है, यानी एनर्जी स्टोर होती है। तो इसका यही सही उत्तर होगा और यही कथन गलत है। बाकी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पुनर्चक्रण बिल्कुल होता है। श्वसन क्रिया में ऊर्जा उद्गम होती है, बिल्कुल होती है, एटीपी के रूप में होती है। अगला प्रश्न, EIA का पूरा नाम क्या है? EIA का पूरा नाम है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, यानी कि पर्यावरणीय प्रभाव आकलन। जब सरकार कोई भी योजना बनाती है, कोई भी स्कीम बनाती है जो पर्यावरण से संबंधित होती है, तो उसको जानने के लिए उसके भविष्य में क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, उसके क्या लाभ हो सकते हैं, क्या हानियां हो सकती है, उन सबको जानने के लिए, उसके परिणामों को जानने के लिए आकलन करती है, जिसे कहते हैं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, यानी कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। अगला प्रश्न, प्रत्येक वर्ष पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है? आइए देखते हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य सीधे जो है भूमध्य रेखा पर पड़ता है। 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। 2023 का थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, यानी हमारे ग्रह पे निवेश। अगला प्रश्न, नील शिशु संलक्षण, जिसे कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम या फिर मेथेमोग्लोबिनेमिया, जल में किस चीज़ की अधिकता के कारण होता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है जल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। जल में जो नाइट्रेट की अधिकता होती है, वो बच्चा अगर जब पानी को वो बच्चा पीता है तो वो नाइट्रेट जो होता है नाइट्राइट में बदल जाता है। नाइट्रेट के नाइट्राइट में बदल जाने की वजह से बच्चे के शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगती है, जिसकी वजह से इसका जो शरीर का रंग होता है वो नीला पड़ने लगता है। तो इसे आज के समय में जो इसका नाम दिया गया है, इसे एक हृदय बीमारी के रूप में जाना जाता है, जिसे कहते हैं सियोनाटिक हृदय रोग, सियोनाटिक हृदय रोग। और इसके जो सिंड्रोम के जो लक्षण होते हैं, जैसे चिड़चिड़ापन होना, थकान होना, दूध पीने में दिक्कत आना, वजन नहीं बढ़ना, ठीक तरीके से बच्चे का विकास नहीं हो पाना है, और ऑक्सीजन कमी होने की वजह से सांसें तेज़ चलने लगती हैं। ऑक्सीजन की डिमांड को पूरी करने के लिए सांसें तेज़ चलने लगती हैं। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम के यही सब लक्षण हैं। शरीर जो होती है बच्चे के वो नीली पड़ जाती है। अगला प्रश्न, पीने के पानी में फ्लोराइड की अधिकतम स्वीकार्य मात्रा क्या होगी? मतलब पीने का जो पानी होता है उसमें फ्लोराइड की मात्रा अधिकतम कितनी हो सकती है? जैसे अगर सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो फ्लोराइड की मात्रा 1 मिलीग्राम पर लीटर तक होनी चाहिए, लेकिन अगर उस लेवल तक, उतनी अच्छाई तक क्वालिटी का पानी उपलब्ध नहीं है तो 1.5 ग्राम पर लीटर तक फ्लोराइड की मात्रा चल जाती है। फ्लोराइड की अधिकता से फ्लोरोसिस नामक रोग होता है, जिसमें दांतें और हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं। इसका प्रभाव लगभग 8 साल का जो बच्चा होता है उसके दांतों पर दिखना शुरू हो जाता है, दांतें पीले पड़ने लगते हैं, उस पर चगत्ते पड़ने लगते हैं। अगला प्रश्न, हैजा और आंत्रज्वर के कारण हैं। एक बीमारी होती है हैजा और एक होता है आंत्रज्वर। इन दोनों का कारण जो होता है जीवाणु होता है। हैजा जो होता है वो विब्रियो कालेरी की वजह से होता है। आंत्रज्वर जो होता है ये साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है। आंत्रज्वर को टाइफाइड भी कहते हैं और हैजा को विब्रियो कालेरी होता है, जिससे कालरा होता है। तो ये दोनों जीवाणु हैं, इसलिए इसका उत्तर होगा हैजा एवं आंत्रज्वर जो होने का कारण है वो है जीवाणु। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक खनिज नहीं है? इसमें से कौन सा है जो नेचुरल खनिज नहीं है? अदह, स्फटिक और फास्फेट, ये तीनों जो हैं वो लौह खनिज होते हैं, जबकि नाइट्रोजन जो है ये गैस है। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा यानी कि 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। अगला प्रश्न, नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो है, हमारा जो भूमंडल है इस पे जो है लगभग 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है। लेकिन इसका सीधा उपयोग ना तो मनुष्य कर सकता है, ना ही कोई जानवर कर सकता है। केवल कुछ
कीड़े होते हैं या कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन, वायुमंडल का जो नाइट्रोजन होता है उसका स्थिरीकरण कर सकते हैं, बाकी डायरेक्ट इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो इसके स्थिरीकरण के लिए होते हैं जीवाणु। और ये जीवाणु होते हैं जैसे जो दलहन के पौधे होते हैं, जैसे अरहर हो गया, मटर हो गया, इन सब की जड़ों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और उनकी जड़ें जो हैं फूल जाती हैं। तो क्या होता है कि जहाँ पे दलहन की खेती की जाती है उसके बाद वहाँ पे अगर कोई दूसरी फसल बोई जाती है तो उसमें हमें यूरिया डालना, यानी कि नाइट्रोजन की मात्रा भरपूर रहती है, अलग से ऊपर से हमें यूरिया खाद होती है उसे नहीं डालना पड़ता है। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम प्रमुख पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जिसे प्रख्यापित किया गया वो कौन सा है, यानी कि सबसे पहला पर्यावरण संरक्षण का अधिनियम इनमें से कौन सा होगा। तो 1972 में जल अधिनियम को पारित किया गया था, लेकिन राष्ट्रपति ने इसकी स्वीकृति दी थी 1974 में, और यही सबसे पहला जो है अधिनियम था। जल अधिनियम 1974 के नाम से इसे जाना जाता है। पर्यावरण अधिनियम ये 1986 का अधिनियम है। अगला प्रश्न, ओजोन परत की मोटाई नापी जाती है। ओजोन परत हमारे भूमंडल के बाद होता है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के बाद होता है समताप मंडल। समताप मंडल में 15 किलोमीटर से लेकर 55 किलोमीटर तक की मोटाई में होता है इसकी ओजोन परत। इसकी जो मोटाई होती है वो नापी जाती है डॉप्सन यूनिट में। इसकी जो ओजोन परत की जो सांद्रता होती है वो पीपीबी में नापी जाती है, जबकि जो डेसिबल होता है ये ध्वनि की इकाई नापी जाती है। ध्वनि की जो तीव्रता होती है उसको नापने के लिए डेसिबल का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अधिनियमित किया गया, यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया। तो इसका उत्तर होगा 1986। अगला प्रश्न, समेकित बाल विकास सेवाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी जो ICDS है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। इसका मुख्य उद्देश्य है जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे होते हैं, जो नवजात शिशु होते हैं, या फिर जो गर्भवती महिला होती है, या फिर जो स्तनपान यानी ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली जो महिला होती है, इन सबके पोषण, इन सबकी शिक्षा और इनके स्वास्थ्य के लिए एक योजना शुरू की गई, एक स्कीम शुरू की गई जिसे कहते हैं समेकित बाल विकास सेवाएं। तो ये प्रतिरक्षा, स्वास्थ्य और स्कूली या फिर अनौपचारिक शिक्षा से संबंधित है। इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, ISO 14000 मानक संबंधित है। ISO 14000 मानक संबंधित है इंटरनेशनल, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण जो प्रबंधन होता है उससे इसका संबंध होता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण प्रबंधन, ये प्रबंधन जो होता है राष्ट्रों को निर्देशित करता है कि किस प्रकार के इन्वायरमेंट से जुड़े हुए नियम बनाना, या फिर उसके सुधार के लिए, या फिर पर्यावरण से जुड़ी हुई समस्त जो दिशा निर्देश होता है वो इंटरनेशनल पर्यावरण प्रबंधन जो होता है वो जारी करता है। अगला प्रश्न, सौर ऊर्जा संग्रहित होती है। वैसे तो सौर ऊर्जा जो होता है पृथ्वी पर सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत होता है। उत्पादक जो होते हैं, जो पेड़ पौधे घास होते हैं, इससे से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं, और वही भोजन आगे शाकाहारी मांसाहारी में एक चक्र के रूप में चलता रहता है। लेकिन जो मुख्य रूप से सौर ऊर्जा, जिसे हम सौर ऊर्जा के नाम से जानने जाते हैं, वो होता है हमारा सोलर पैनल यानी सोलर सेट। सोलर सेट के माध्यम से हम सौर ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं और उसका उपयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। इसमें जो होता है ऊर्जा का जो स्टोरेज होता है, जो ऊर्जा का संरक्षण जो होता है, जो संग्रहण होता है, वो कार्बन कार्बन बॉन्ड यानी कार्बन कार्बन बंध के रूप में होता है। अगला प्रश्न, कुछ जीव जैसे घास, सिंहपर्णी, चूहे, टिड्डे, मलमल खाली स्थान पर रहते हैं, सामूहिक रूप से इन्हें क्या कहते हैं। जैसे जो भी घास हो गए, इस पे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े रहते हैं, टिड्डे रहते हैं, उसके ऊपर खरगोश होते हैं, मेढक होते हैं, ये सब, उसके ऊपर सर्प होते हैं, उसके ऊपर बाज होते हैं। तो ये पूरा एक बन जाता है पारिस्थितिकी तंत्र, एक पूरा पिरामिड बन जाता है। तो इसे कहेंगे पारिस्थितिकी तंत्र। इस पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होगा, घास होंगे, घास को कीड़े खाएंगे, कीड़े को मेढक खाएगा, मेढक को सांप खाएगा, सांप को बाज खाएगा, और फिर बाज के मरने के बाद डिकम्पोजर उसको मिला देंगे, फिर उसे वो मिट्टी मिल जाएगा। ये पूरा ऊर्जा का क्रम बना रहता है, एक चक्र के रूप में ऊर्जा चलती रहती है। अगला प्रश्न, प्रथम ओजोन छिद्र पाया गया, यानी कि जो पृथ्वी के वायुमंडल का, यानी कि जो क्षोभ मंडल या फिर समताप मंडल में जो हमारा एक ओजोन लेयर होता है, ओजोन को कहते हैं O3। ओजोन लेयर जो होता है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें, यानी जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, उनको रोकता है। अल्ट्रावायलेट रेज अगर हमारे पृथ्वी पर डायरेक्ट पड़ने लगती हैं तो स्किन डिजीज़ होने का बहुत ही खतरा रहता है। स्किन डिजीज में जैसे स्किन का कैंसर होता है। तो जो पहला जो है ओजोन छिद्र जो देखा गया था वो अंटार्कटिका में अमेरिका के वैज्ञानिकों द्वारा इसका खोज किया गया था। अगला प्रश्न,
वातावरण की आर्द्रता मापी जाती है। वातावरण में जो नमी होती है यानी जो मॉइस्चर होता है उसको मापा जाता है हाइग्रोमीटर द्वारा। ये हाइग्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, इसको आप देख सकते हैं। इसमें वातावरण में उपस्थित जो नमी होती है उसको नापा जाता है। अगला प्रश्न, नदी में जल प्रदूषण को किसकी घुलित मात्रा से नापा जाता है? अगर नदी है उसमें अगर जल प्रदूषण है तो उसमें ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। उसमें जो मॉइस्चर्स होते हैं उसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी अंदर होने लगती है और जो जलीय जीव होते हैं वो मरने लगते हैं। तो जल में ऑक्सीजन की कमी जब होती है उसी की तरह जल में ऑक्सीजन की कमी से ही हम यह पता पाते हैं कि जल में प्रदूषण बढ़ रहा है। जल में प्रदूषण होने की वजह से ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ता रहता है, जिसे कहते हैं जल में बढ़े हुए ऑक्सीजन की डिमांड को हम कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? तो पृथ्वी पर एकमात्र ही ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र है जो लगातार एक ही क्रम में बना हुआ है, एक ही तरीके से बना हुआ है, वो है समुद्र। आज से हजारों साल पहले जैसा था आज भी वैसा ही है। उसमें जो जैसे जो जल का जो प्रमुख होता है पारिस्थितिकी तंत्र, उसमें सबसे नीचे होते हैं फाइटोप्लैंक्टन, उसके ऊपर होते हैं जूप्लैंक्टन, फिर होते हैं छोटी मछलियाँ जो इन जीवाणुओं को खाती हैं, उसके ऊपर होती हैं उससे बड़ी मछलियाँ जो छोटी मछलियों को खाती हैं, उसके ऊपर होते हैं मछलियों को खाने वाले पक्षी। तो इसका एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है। जल के कई पारिस्थितिकी तंत्र हो सकते हैं, तालाब का अलग और बहते हुए जल का अलग और समुद्र का जल जो होता है उसका अलग होता है। सबसे स्थिर जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो समुद्र का है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे पर्यावरण का सूचक कहा जाता है? पर्यावरण का जो इंडिकेटर होता है, सूचक होता है, वो होता है लाइकेन। लाइकेन्स को पर्यावरण का सूचक कहते हैं। जैसे ही पर्यावरण में कोई भी परिवर्तन होता है तो सबसे पहले जो लाइकेन्स होते हैं ये सूख जाते हैं, क्योंकि लाइकेन्स के अंदर जड़ें नहीं होती हैं, पत्तियां नहीं होती हैं, ये फफूद की भांति जो है पड़े रहते हैं। जैसे ही इन्वायरमेंट में परिवर्तन होता है ये सूख जाते हैं। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन इन्वायरमेंट का यही देते हैं, इसलिए लाइकेन्स को पर्यावरण का सूचक कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य चिन्ह है? उत्तर प्रदेश का अपना एक लोगो है, प्रत्येक राज्य का अपना एक लोगो होता है और उत्तर प्रदेश का जो राज्य का लोगो है उसमें 2 मछलियाँ और तीर कमान है। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश का लोगो। यहाँ पे देखिए 1 मछली, 2 मछली और ये तीर और यह कमान। तो उत्तर प्रदेश का ये राज्य लोगो है। अगला प्रश्न, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी आप देख सकते हैं, कुछ ऐसा ही अद्भुत नज़ारा होता है फूलों की घाटी का। कई सारी घाटियाँ ऐसी होती हैं जहाँ रंग बिरंगे फूल दिखाई देते हैं और यहाँ पे फिल्मों की शूटिंग होती है। लोग यहाँ पे टहलने घूमने जाते हैं, पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जो फूलों की घाटी है वो स्थित है। जबकि जम्मू और कश्मीर में फलों का डलिया है, यानी फलों के अधिक उत्पादन के कारण जम्मू कश्मीर को फलों का डलिया कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपने नवजात शिशु को अपने पेट में बने थैले में रखता है? यानी कि जो एक जानवर होता है उसका जो शिशु होता है, जो नवजात शिशु होता है, जो बॉर्न होता है न्यूली, वो इमेच्योर होता है। जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाता है तब तक वो अपने पेट में बने एक थैले में उसे रख कर मैच्योर करता है। तो वो होता है कंगारू। कंगारू ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं ये कंगारू है, इसके पेट में पहले से एक थैला बना होता है जो प्रकृति ने इसको दिया है, ऐसे ही इसका बना रहता है। ये जो उसका शिशु होता है वो पूरी तरीके से मैच्योर नहीं होता है, इमेच्योर बॉर्न होता है, इसलिए वो अपने पेट में रखकर इसको मैच्योर करता है। अगला प्रश्न और आज के सेशन का ये हमारा आखिरी प्रश्न होगा। विश्व एड्स दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है श्रमिक दिवस, 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस, 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। एड्स क्या होता है? HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। इसके आक्रमण की वजह से शरीर में एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम हो जाता है। इस सिंड्रोम से क्या होता है कि वैसे एड्स कोई बीमारी नहीं होती है, लेकिन इसकी वजह से जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है शरीर का, जो संक्रामक बीमारियां शरीर पर आक्रमण करती हैं, उसके लिए जो शरीर के अंदर अपना जो जैविक प्रतिरक्षा प्रतिरोधी शक्ति होती है वो ख़त्म होने लगती है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां शरीर में होने लगती हैं। ये मूलतः जो है रक्त में जो प्लाज्मा होती है, जो लसिका पदार्थ होता है, जो प्रतिरोधी पदार्थ होता है,
जो प्रतिरक्षा निर्माण करता है शरीर में उसको नष्ट कर देता है। इसके जो फैलने के प्रमुख कारण होते हैं वे होते हैं जैसे इनसिक्योर सेक्सुअल रिलेशनशिप, या फिर ब्लड का जो डोनेशन होता है, या फिर किसी का ब्लड, किसी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड लेना, या फिर कोई माँ है अगर उसे HIV हुआ है तो उसके बच्चे में भी उसका संक्रमण हो जाता है। तो कैसा लगा आज का सेशन? उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, परीक्षा रेस चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं ऐसे और वीडियो के साथ, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद और नमस्कार।